स्पीड, ऑसिलेशन स्पीड, विथ एक्सेट्रा, ये सब वैल्यूज मशीन में बहुत प्रिसाइज यानी कि एक्यूरेट रहता है। हमें सिर्फ इन सब पैरामीटर्स की वैल्यूज मशीन में इनपुट करनी होती है, यानी कि मशीन को समझाना होता है। मशीन उन वैल्यूज के बराबर चलेगी और क्वालिटी को मेंटेन करेगी। क्वालिटी मेंटेन करने का एक और तरीका है यूनिफॉर्म मेटल डिपॉजिट करना, यानी जॉइंट के हर जगह में समान मात्रा में मेटल डिपॉजिट करना, जो कि मशीन के लिए बिल्कुल आसान है। तीसरा कारण है लैक ऑफ डिफेक्ट्स। मैनुअल वेल्डिंग की तुलना में मैकेनाइज्ड वेल्डिंग में डिफेक्ट्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी अगर वैल्यूज को ठीक से इनपुट किया जाए तो बिना डिफेक्ट में वेल्डिंग करने में ये मशीन बिल्कुल माहिर है। चौथा है वेल्डिंग पोजीशंस। ये मशीन फिक्स्ड और एडजस्टेबल टाइप की ट्रैक की मदद से प्लेट और पाइप की अलग अलग पोजीशंस में बिना कोई प्रॉब्लम के वेल्डिंग कर सकती है। पांचवा, ये मशीन ड्यूरेबल, टिकाऊ और विश्वसनीय होती है और काम हो जाने के बाद इसको सेफ्टी हैंडल करना है, इसे एक सुरक्षित जगह पर रखना है। सेफ्टी पीपीई, हमारी सुरक्षा हमारी खुद की जिम्मेदारी है, इसलिए सेफ्टी पीपीई पहनना जरूरी है। सेफ्टी शूज जैसे कि आग, मेटल और किसी भी भारी चीज से हमारे पाँव को बचाता है। लेग स्लीव्स जो कि हीट और स्पार्क से हमारे पाँव को बचाता है। हैंड स्लीव्स जो हीट और स्पार्क से हमारे हाथों को बचाता है। लेदर एप्पल मेटल चिप्स और आग से हमारे कपड़ों को और हमारे शरीर को दोनों को प्रोटेक्ट करता है। लेदर हैंड ग्लव्स जो कि किसी भी गर्म चीज से और आग से हमारे हाथों को सुरक्षित रखता है। वेल्डिंग हेलमेट वेल्डिंग करने के समय आंखों को वेल्डिंग लाइट से और सर को सुरक्षित रखता है। कंपोनेंट ऑफ द मशीन, ये है पूरा सेटअप। दोस्तों, मैं वेल्डिंग के लिए जो भी एक्सेसरीज चाहिए, यानी कि वेल्डिंग मशीन, गैस फीडर, टॉर्च और साथ में मैकेनाइजेशन टूल। मैकेनाइजेशन टूल में आने से पहले बेसिक एक्सेसरीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वेल्डिंग मशीन, ये है हमारी वेल्डिंग मशीन, जिसका नाम है MIG 600। 600 का मतलब है कि ये एक 600 एम्पियर की वेल्डिंग मशीन है। अभी हम इस मशीन में मौजूद स्विचेस और बटन्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले जो स्विच है ये है वायर मटेरियल स्विच। इस स्विच से हम जो फिलर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका टाइप चूज कर सकते हैं, फ्लक्स और सॉलिड। अभी के लिए फिलर वायर जो है वो सॉलिड टाइप का है, इसलिए हम इस स्विच को सॉलिड ऑप्शन में ही रखेंगे। सेकेंड स्विच है वायर डायर स्विच। इस स्विच को फिलर वायर की डायमीटर के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। हमारा फिलर वायर का डायमीटर है 1.2 mm, इसलिए हम 1.2 mm वैल्यू में इसको रखेंगे। थर्ड स्विच है 2T और 4T स्विच। T का मतलब है ट्रैक, यानी एक है 2 ट्रैक और दूसरा है 4 ट्रैक। 2T में रखे टॉर्च के ट्रिगर को पहली बार दबा के रखने से फिलर वायर निकलता रहेगा और ट्रिगर को छोड़ देने से वायर निकलना बंद हो जाएगा। और 4T में रखे ट्रिगर को एक बार दबा के छोड़ देने से वायर निकलता रहेगा और दूसरी बार ट्रिगर दबाने पर वायर निकलना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये मैकेनाइज्ड वेल्डिंग है और वेल्डिंग के टाइम ट्रिगर को दबा के रखना मुश्किल है, इसलिए हम इसको 4T ऑप्शन में रखेंगे। फोर्थ बटन है गैस चेक बटन। वेल्डिंग करते वक्त गैस का प्रेशर नापने के लिए और चेंज करने के लिए ये बटन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट 2 स्विचेस हैं, इनका नाम है क्रेटर वोल्टेज और क्रेटर करंट स्विच। बेटर क्वालिटी की वेल्डिंग पाने के लिए हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी वैल्यू को सेट करना पड़ता है। उसके बाद ऊपर जो 2 LCD डिस्प्ले दिए हुए हैं उसमें से एक है करंट, जिसकी मदद से हम करंट की वैल्यू को देख सकते हैं, और दूसरा है वोल्टेज, जिसकी मदद से हम वोल्टेज की वैल्यू को देख सकते हैं। अब ये नीचे जो 3 केबल्स हैं इनका क्या काम है? पहला है वायर फीडर, जो कि वेल्डिंग मशीन को वायर फीडर से जोड़ता है। दूसरा है टॉर्च, यानी कि ये केबल वेल्डिंग मशीन के साथ टॉर्च को जोड़ता है फीडर की मदद से। तीसरा जो केबल है ये वेल्डिंग मशीन के साथ
जॉब को जोड़ता है, यानी जो सर्किट है उसको कंप्लीट करता है। शील्डिंग गैस, ये है शील्डिंग गैस। वेल्डिंग करते समय जो मेटल डिपॉजिट होता है वो मॉल्टन स्टेट में रहता है, जिसका एयर में मौजूद ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडाइज होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। उस मॉल्टन बिल्ड पूल को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए शील्डिंग गैस का इस्तेमाल किया जाता है। गैस के साथ कुछ एक्सेसरीज लगी हुई हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। सिलेंडर की, ये है CO2 सिलेंडर की। इसकी मदद से हम सिलेंडर में मौजूद वाल्व को खोलते हैं और गैस सिलेंडर से बाहर आती है। CO2 प्रेशर रेगुलेटर, ये है CO2 प्रेशर रेगुलेटर। इसकी मदद से हम CO2 गैस का प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें दो घड़ियां लगी हैं। पहली घड़ी की मदद से हम सिलेंडर में मौजूद गैस का प्रेशर जान सकते हैं। दूसरी घड़ी की मदद से हम वर्किंग प्रेशर को नापते हैं और उसे एडजस्ट भी करते हैं। अभी के लिए इस वैल्यू को हम 40 psi में सेट करेंगे। CO2 हीटर, ये एक 220 वोल्ट का गैस हीटर है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक ठंडी प्रकार की गैस है जो कि रेगुलेटर के अंदर में जम सकती है। इसको जमने से रोकने के लिए गैस को हीट किया जाता है ताकि रेगुलेटर के अंदर प्रेशर एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। गैस फ्लो मीटर, एकदम एंड में जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है गैस फ्लो मीटर, रेगुलेटर को पास करके आने वाले गैस का फ्लो रेट और भी एक्यूरेट बनाने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। फ्लो को मेजर करने का यूनिट है लीटर पर मिनट। हम फ्लो मीटर में गैस का फ्लो रेट को 15 लीटर पर मिनट में सेट करेंगे। सेट करने के लिए वेल्डिंग मशीन में गैस चेक बटन को दबा के रखना पड़ेगा और फ्लो मीटर में घड़ी को घुमा के 15 में सेट करना है। सेट हो जाने के बाद वेल्डिंग मशीन में गैस फ्लो बटन को छोड़ देंगे। वायर फीडर, इसे बोला जाता है वायर फीडर। इसका काम है वेल्डिंग करने के समय फिलर वायर गैस करंट को कांस्टेंट रेट में टॉर्च को सप्लाई करना। वायर फीडर में कुछ कंपोनेंट्स हैं। पहला है फिलर वायर। वेल्डिंग के लिए यहाँ जो फिलर वायर यूज किया गया है ये है ER70S6। ये एक सॉलिड वायर टाइप का फिलर वायर है और ये फिलर वायर का डायमीटर है 1.2 mm। दूसरा पार्ट है रिमोट। रिमोट में जो पहला की है वो है करंट एंड स्पीड एडजस्टिंग की। इसकी मदद से हम वेल्डिंग का करंट और वायर फीडर की फीडिंग स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। सेकेंड बटन को बोला जाता है वायर स्पीड चेकर। इसकी मदद से हम वायर का फीडिंग स्पीड को चेक कर सकते हैं। तीसरा की है वोल्टेज एडजस्टिंग की। इसकी मदद से हम वोल्टेज को हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। चौथा पार्ट है वेल्डिंग गन मैकेनिज्म, जिसकी मदद से फिलर वायर और शील्डिंग गैस टॉर्च तक पहुंचता है। मैकेनाइजेशन टूल्स कंपोनेंट्स, ये है ऑर्बिटल वेल्डिंग मशीन का इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। इन सब पार्ट्स को एक साथ में असेंबल किया जाता है। पहला पार्ट है ट्रैक। ये ट्रैक फिक्स्ड और एडजस्टेबल दो टाइप का होता है। ट्रैक को पहले जॉब के ऊपर मैग्नेटिक क्लैंप्स के मदद से लगा दिया जाता है। फिर ये ट्रैक एक पटरी के जैसे काम करता है जिसके ऊपर से कैरेज मूवमेंट करता है। दूसरा कंपोनेंट है कैरेज। कैरेज का काम है वेल्डिंग का अलग अलग पैरामीटर्स या वैल्यूज को समझना और वैल्यूज के हिसाब से ट्रैक के ऊपर चलना। तीसरा कंपोनेंट है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का मतलब है एक रिदम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते रहना। ऑसिलेटर सेट किया हुआ वैल्यू के हिसाब से हमेशा ऑसिलेट करता रहता है। चौथा कंपोनेंट है ऑसिलेटर रिमोट। ऑसिलेटर को कंट्रोल करने के लिए चाहिए ऑसिलेटर रिमोट। इस ऑसिलेटर रिमोट की मदद से वेल्डिंग करने के समय जो अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं जैसे ऑसिलेशन स्पीड, ट्वेल्व, ऑसिलेशन विड्थ, इन सब वैल्यूज को एडजस्ट किया जाता है। पांचवा कंपोनेंट है टॉर्च होल्डर।
में या मैन जो भी वेल्डिंग हो रहा है उसकी टॉर्च को होल्ड करने के लिए यानी कि पकड़ने के लिए टॉर्च होल्डर का इस्तेमाल होता है। सिक्स्थ कंपोनेंट है रैक बॉक्सेस। ये दो रैक बॉक्सेस रैक्स को होल्ड और फिक्स करने के लिए यूज होते हैं। इस दो चीजों को बोला जाता है रैक्स। ये दो रैक्स को रैक बॉक्सेस के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। आठवां कंपोनेंट है मैग्नेटिक क्लैंप। इस मैग्नेटिक क्लैंप्स को पहले ट्रैक के ऊपर लगाया जाता है। लगाने के बाद ये कंबाइंड सेटअप को जॉब के पास इंस्टॉल करना होता है। क्लैंप का दो साइड में मौजूद मैग्नेट्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से ये मैग्नेट्स जॉब के ऊपर फिक्स हो जाते हैं। अब देखिए कुछ मैग्नेटिक क्लैंप्स ट्रैक के ऊपर भी लगे हुए हैं। मैकेनाइजेशन टूल असेंबली। असेंबली में पहले हम ऑसिलेटर को कैरेज के साथ असेंबल करेंगे। तो सबने देख लिया कि ऑसिलेटर को कैसे कैरेज के ऊपर फिट किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे ऑसिलेटर के ऊपर रैक बॉक्स को लगाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिकल इंस्टॉलेशन। पहले हमें ट्रैक को मैग्नेटिक क्लैंप्स की मदद से जॉब के पास इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये असेंबल किया हुआ कैरेज को हम ट्रैक के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। कैरेज के पीछे की तरफ देखिए 4 व्हील्स लगे हुए हैं। इंस्टॉल करने का समय ट्रैक को हमें इस चारों व्हील्स के बीचों बीच लगाना है। और ये जो पिनियन लगा हुआ है ये रैक पिनियन मैकेनिज्म की मदद से बिना स्लिप के ट्रैक बराबर चलता है। इसके बाद की को ऐसे लॉक करने से कैरेज ट्रैक के ऊपर सही तरीके से इंस्टॉल होता है। इसके बाद रैक को रैक बॉक्स के अंदर इंस्टॉल करेंगे। जो रैक हमने लगाया है अभी उस रैक के ऊपर दूसरे बॉक्स को हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद स्मॉल रैक बॉक्स के अंदर छोटे वाले रैक को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद टॉर्च होल्डर को छोटे वाले रैक के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। अभी वेल्डिंग गन को या टॉर्च को टॉर्च होल्डर में लगा देंगे। ऑसिलेटर रिमोट को इंस्टॉल करने के लिए जो बड़ा वाला रैक हमने पहले लगाया था उसके एंड में जो स्लॉट दिया हुआ है वहां ऑसिलेटर रिमोट को इंस्टॉल करेंगे। देन ऑसिलेटर को ऑसिलेटर रिमोट के साथ एक केबल की मदद से कनेक्ट कर देंगे। ऑपरेशन ऑफ द मशीन। पूरा इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद अब हम देखेंगे मशीन का ऑपरेशन। ये जो कैरेज है इसका मेन काम है ट्रैक बराबर चलना। अभी हम कैरेज में मौजूद एक एक स्विचेस के बारे में जानेंगे। पहला जो स्विच है वो है पावर स्विच। इसको ऑन करने से कैरेज ऑन होता है। नेक्स्ट जो स्विच है उसका नाम है रन और होल्ड मोड स्विच। इसे अगर हम होल्ड मोड में यानी नीचे की तरफ रखेंगे तो ये कैरेज फॉर्म। अभी हम कैरेज जो स्विच है वो है पावर स्विच। इसको ऑन करने से कैरेज ऑन होता है। नेक्स्ट जो स्विच है उसका नाम है रन और होल्ड मोड स्विच। इसे अगर हम होल्ड मोड में यानी नीचे की तरफ रखेंगे तो ये कैरेज फॉरवर्ड और रिवर्स मोशन में नहीं चलेगा। इसलिए इस स्विच को हमें ऑपरेशन के टाइम रन मोड में रखना है। तीसरा जो स्विच है इसका नाम है फॉरवर्ड न्यूट्रल रिवर्स मोशन स्विच। इस स्विच की मदद से हम कैरेज को फॉरवर्ड यानी आगे, रिवर्स यानी पीछे और न्यूट्रल यानी स्टॉप करके रख सकते हैं। अभी के लिए ये न्यूट्रल मोड पे दिया हुआ है इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है। अगर हम इसको ऊपर में यानी कि फॉरवर्ड मोशन में डाल देंगे तो ये ऊपर उठता रहेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये ऊपर उठना चालू किया है लेकिन बहुत धीमी गति से।
तो इसका स्पीड बढ़ाने के लिए ऊपर में दिए हुए स्पीड कंट्रोल स्विच को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। अब देखिए, इस ट्रैवल स्पीड को हम 38 सेंटीमीटर पर मिनट में सेट किए हुए हैं, तो ये उसी स्पीड में ऊपर उठ रहा है। इस मोशन को स्टॉप करने के लिए इस स्विच को हम न्यूट्रल पोजीशन पर लाएंगे। तो देखिए, अब ये रुक गया है। नीचे यानी कि रिवर्स में लाने के लिए हमको इस स्विच को रिवर्स मोशन में डालना पड़ेगा। अब ये कैरेज 38 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से नीचे आ रहा है। वेल्डिंग शुरू करने के समय जहां से वेल्डिंग शुरू होगा, कैरेज को पहले उस लेवल पे लाना होगा। लाने के बाद हम कैरेज को स्टॉप करेंगे और रन के लिए रिक्वायरमेंट के अनुसार वैल्यू सेट करेंगे। ऑसिलेटर रिमोट स्विचेस। अब आते हैं ऑसिलेटर रिमोट पे और रिमोट में मौजूद अलग अलग स्विचेस को जान लेते हैं। पहला जो स्विच है ये है पावर स्विच। ये अभी ऑन है, इसलिए रिमोट में जो डिस्प्ले है ये भी ऑन कंडीशन में है। उसके बाद आते हैं 3 स्विचेस में, यानी कि ए, बी और सी। इन स्विचेस को बोला जाता है डुअल स्विचेस। डुअल का मतलब क्या है? डुअल का मतलब है होल्ड टाइम या रुके रहने का समय। इसका मतलब है कि वेल्डिंग करते समय एक्सट्रीम लेफ्ट यानी ए, मिडिल यानी बी और एक्सट्रीम राइट यानी सी पोजीशन में गन कितने सेकंड्स रुकेगा। अगर हम ए स्विच को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो लेफ्ट पोजीशन में रुकने का टाइम बढ़ेगा, यानी अभी के वैल्यू के हिसाब से ऑसिलेटर लेफ्ट पोजीशन में 0.4 सेकेंड रुकेगा। मिडिल यानी बी स्विच का वैल्यू अभी के लिए 0.0 रखा हुआ है, यानी कि ये मिडिल पोजीशन में नहीं रुकेगा। हम इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और इसकी वैल्यू को 0.5 सेकेंड में सेट करेंगे और एक्सट्रीम राइट पोजीशन में ड्वेल टाइम को एक तरीके से 0.3 रखेंगे, यानी ये इस पोजीशन में 0.3 सेकेंड रुकेगा। हमको याद रखना है कि ये टाइम का जो इंटरवल है वो है 0.1 सेकेंड और मिनिमम वैल्यू है 0.0 सेकेंड और मैक्सिमम वैल्यू है 9.9 सेकेंड्स, यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में ऑसिलेटर मैक्सिमम 9.9 सेकेंड तक रुक सकता है। उसके बाद जो स्विच आता है वो है ड्वेल इनेबल और डिसेबल स्विच। अगर हम इस स्विच को इनेबल मोड पर रखेंगे जैसे कि अभी है, तो ये तीनों स्विचेस काम करेंगे, यानी इनेबल कंडीशन में रहेंगे और इसको डिसेबल मोड पे दे देने से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से भी ये तीनों स्विच काम नहीं करेंगे, यानी कि ये तीनों स्विचेस डिसेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो स्विच है वो है मैनुअल होल्ड ऑटोमेटिक स्विच। अभी ये मिडिल में है, यानी होल्ड पोजीशन में है, इसलिए किसी भी तरह का ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। अगर इसको ऊपर की तरफ यानी ऑटोमेटिक मोड में डाल देंगे तो ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, हम जैसे ड्वेल टाइम्स को सेट किए थे उस वैल्यूज के बराबर ये लेफ्ट में, बीच में और राइट में रुक रहा है। अगर हम इसको फिर से होल्ड पोजीशन में डाल देंगे तो ऑसिलेशन रुक जाएगा। एकदम नीचे वाले मोड को कहा जाता है मैनुअल मोड। इसकी मदद से हम ऑसिलेटर का सेंटर लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। अगला जो स्विच है उसको बोलते हैं ऑसिलेशन विड्थ कंट्रोल स्विच। विड्थ का मतलब है चौड़ाई, यानी कि कितनी चौड़ाई तक वेल्डिंग होगी उस वैल्यू को इधर इनपुट करना है। अभी के लिए विड्थ का वैल्यू है 1.11 सेंटीमीटर, यानी ये ऑसिलेशन 1.11 सेंटीमीटर विड्थ के अंदर ही होगा। ये वैल्यू को हम रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज घुमाने से बढ़ता है और काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने से घटता है। अगले स्विच का नाम है सेंटर लाइन एडजस्टमेंट स्विच। इस स्विच की मदद से हम ऑसिलेटर को या टॉर्च को सेंटर पोजीशन पर ला सकते हैं।
लाने के लिए पहले हमें मैनुअल, होल्ड, ऑटोमेटिक स्विच को मैनुअल मोड पे देना पड़ेगा। मैनुअल मोड पे देने के बाद अगर हम इस स्विच को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये राइट साइड में शिफ्ट होगा और काउंटर क्लॉकवाइज में घुमाने से ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। इस तरह से हम ऑसिलेटर या टॉर्च का सेंटर लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। वेल्डिंग करते समय अगर टॉर्च सेंटर लाइन से शिफ्ट हो जाता है तो उसे वापस सेंटर पोजीशन पर लाने के लिए ये स्विच को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्विच की मदद से हम ऑसिलेशन स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए पहले हमें ऑसिलेशन को शुरू करना पड़ेगा। ऑसिलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए स्विच को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा और घटाने के लिए स्विच को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि ऑसिलेशन स्पीड बढ़ाने से और घटाने से ऑसिलेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑसिलेशन स्पीड का जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर पर मिनट। अभी ये वैल्यू 183 सेंटीमीटर पर मिनट में सेट किया हुआ है। अभी एक टेस्ट के लिए कैरेज और ऑसिलेटर ने पैरामीटर्स के कुछ वैल्यूज को सेट किया हुआ है। ये जानने के लिए इस वैल्यू में टॉर्च जॉइंट बराबर कौन से पैटर्न में मूव करता है, जहां ऑसिलेटर में A इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, B इज इक्वल टू 0.0 सेकेंड, C इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। ऑसिलेशन विड्थ यानी W इज इक्वल टू 0.85 सेंटीमीटर। Oscillation speed is equal to 160 centimeters per minute और कैरेज में ट्रैवल स्पीड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स पर मिनट। देखने के लिए पहले ऑसिलेशन को शुरू करेंगे और कैरेज को फॉरवर्ड मोशन में डालेंगे। ये होगा हमारा वेल्डिंग पैटर्न। वेल्डिंग को स्टार्ट करने के लिए पहले हमें ऑसिलेशन शुरू करना है और एक ही साथ कैरेज का फॉरवर्ड मोशन स्विच और गन ट्रिगर को दबाना है। ये सेम टेक्निक को अप्लाई करके हम प्लेट और पाइप की अलग अलग पोजीशंस में बिना कोई प्रॉब्लम के वेल्डिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मशीन इंफॉर्मेशन एंड लिमिटेशन। तो दोस्तों चलिए हम इस मशीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और लिमिटेशन स्क्रीन पर देख लेते हैं।